गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिलोचन जी का जीवन परिचय। भवानी प्रसाद मिश्र जी के बाद जो घर की याद नामक कविता है, उसके बाद जो हमारी अगली कविता है, कविता का नाम है चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। इस कविता के जो रचनाकार हैं त्रिलोचन जी, उनके विषय में हम थोड़ा संक्षिप्त रूप से अध्ययन करते हैं। तो आप पेज नंबर बुक ओपन करिएगा, पेज नंबर 158 और 159 पर जो है वह दिया हुआ है। कविताएं रहेंगी तो सपने भी रहेंगे। अगर जीवन में कविताओं का वजूद है तो सपनों का भी वजूद होगा। कि कविताओं में जिस प्रकार कल्पना होती है, तरह तरह के रंग होते हैं, विचार होते हैं, उसी तरह से सपने भी हमारे रंगीन होते हैं, कलात्मक होते हैं। तरह तरह के व्यक्ति के अलग अलग प्रकार के सपने होते हैं। और सपने क्या होते हैं? सपने हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जीने के लिए सपने सभी को आश्वासन देते हैं। मतलब अगर व्यक्ति के जीवन में सपना है तो उन्हें आगे बढ़ने के लिए आश्वासन, मतलब उसको समर्थन देता है, उसको समझाता है, उसको जो है वो आत्मबल प्रदान करता है कि चलो कोई बात नहीं, हम हैं तुम्हारे साथ, परेशान मत हो, हम हैं तुम्हारे साथ। तो ये सपना ही है जो हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। भंवर में झकझोरे खाती नावों को, मतलब जब हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति होती है, ऐसे समय में जब हम सही दशा और सही दिशा में नहीं होते हैं, उस समय जब हमारी नाव जो होती है भंवर में झकझोर थपेड़े खा रही होती है, ऐसे समय में जैसे तैसे उबार लेती है क्या सपने। जो हमारे सपने होते हैं वो हमें विभिन्न विपरीत परिस्थितियों में भी निकाल लाने में सक्षम होते हैं। अगर सपने हैं तो सपने को पूरा करने के लिए हम अपने हाथ पैर दोनों जो मारते रहते हैं, परिश्रम करते रहते हैं, तरह तरह की क्रिएटिविटी, तरह तरह के विचार, तरह की सोच जो है रखते हैं। लेकिन जब सपने ही नहीं होते हैं तो हमारे जीवन का ऊर्जा, उत्साह, ये सब क्या होता है? धूमिल सा हो जाता है। कल्पना ही नहीं होती, कोई जीवन में रोमांच ही नहीं होता, आनंद ही नहीं होता। तो जब कभी भी व्यक्ति विषम परिस्थिति में होता है, जब भी कोई व्यक्ति का जो परिस्थिति जो होती है वो अनुकूल नहीं होती है, तो ऐसे समय में व्यक्ति का जो जीवन नाव के भांति होता है कि, और नाव जो है भंवर में पड़ी नाव की भांति होता है, थपेड़े पड़ रहे होते हैं। ऐसे समय में व्यक्ति का जो सपने हैं, व्यक्ति की जो कविताएं हैं, कल्पनाएं हैं, वह उसे जैसे तैसे उबार लाती, मतलब कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप को आपको किनारे पर ला करके खड़ी कर देगी। कविताएं सपनों के संग ही, जैसे जैसे कविताएं चलती वैसे वैसे सपने भी हमारे चलते रहते हैं। कविताओं में भी रचनात्मकता होती है और सपनों में भी क्रियात्मकता, रचनात्मकता, कल्पनात्मकता के गुण देखने को मिलते हैं। तो कविताएं सपनों के संग ही जीवन के साथ हैं। जो कविताएं हैं और सपनों के संग हैं, सपनों के साथ जो है कविताएं भी चलती रहती हैं, जीवन के साथ चलती रहती हैं। जिस प्रकार हमारे जीवन के साथ हमारा सपना चलता रहता है, उसी तरह से कविताएं भी हमारे जीवन में हमें प्रेरित करती रहती हैं। कभी कभी पाँव हैं, वह क्या करती हैं कि कभी कभी हमारे लिए वह पाँव स्वरूप बन जाती है कि जब हम कभी मीलों की दूरी, मीलों की यात्रा हमें तय करनी होती है, तो ऐसे समय वो हमारे लिए पाँव बन करके हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। क्या? हमारी कविताएं और चाहे हमारे सपने, वो हमारे लिए कभी पाँव बन जाते हैं और कभी में हमारे जो है वो कभी कभी हमारे हाथ बन जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कविताएं जो है, कविताओं का होना बहुत ही ज़रूरी है, और कविताओं का वजूद कभी सशंकित नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता। और उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन की जो सपने होते हैं, वो सपने कभी समाप्त नहीं होते। और सपने, अगर व्यक्ति के जीवन में कोई सपना नहीं है तो उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, जीवन का कोई जो है औचित्य वो नहीं होता, या उसका जीवन क्या है, पूरी तरह से निराशावादी होता है। यह त्रिलोचन जी की रचना मेरे घर में यह संकलित है, उसी को कोटेशन के रूप में आपके पुस्तक में दिया हुआ है। आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, वो समझने का प्रयास करेगा कि इसके कहने का अभिप्राय क्या है। कि जब भी हम विपरीत परिस्थिति, व्यक्ति के जीवन में सपनों का होना बहुत ही आवश्यक है। ये सपने हमें आत्मबल प्रदान करते हैं, हमें प्रेरित करते हैं। और जब कभी हम भंवर वाली सिचुएशन में होते हैं तो ये जो सपने होते हैं वो हमारे पाँव बनकर, हमारे हाथ बनकर
हमें उस समस्या से निकालने में हमारे लिए मददगार साबित होते हैं। यह त्रिलोचन जी द्वारा रचित बातें हैं। तो आइए अब हम इनका जो है जीवन परिचय पढ़ते हैं। त्रिलोचन, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, इसके जो रचनाकार हैं त्रिलोचन। इनका मूल नाम क्या है? इनका मूल नाम है वासुदेव सिंह, नाम है वासुदेव सिंह। इनका जन्म सन 1917, इनका जन्म सन 1917 चिरानी पट्टी सुल्तानपुर, 1917 चिरानी पट्टी सुल्तानपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण, इन्होंने काव्य भी लिखे हैं, इन्होंने गद्य भी लिखे हैं और इन्होंने जो कई प्रकार के कोशों का भी, कोश मतलब जो शब्दकोश होते हैं, उन शब्दकोशों का भी इन्होंने जो है वो शब्दकोशों का निर्माण भी इन्होंने किया है। शब्दकोश जो ग्रंथ होते हैं उनका भी निर्माण इन्होंने किया है। तो उनके द्वारा जो लिखी हुई बहुत कई महत्वपूर्ण रचनाएं आपकी पुस्तक में दी। कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के विषय में देखते हैं। धरती, गुलाब और बुलबुल। तो जो आपका त्रिलोचन जो कविता है चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, वो इसी से लिया, इसी कविता में संकलित है। धरती में, धरती नामक जो काव्य संग्रह है उसी में संकलित है चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। गुलाब और बुलबुल, दिंगत, इस तरह के अन्य कई काव्य हैं जो आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं। प्रमुख रचनाएं धरती, गुलाब और बुलबुल, दिंगत, ताप के ताए हुए दिन, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान, तुम्हें सौंपता हूँ, चैती, अमोला, मेरा घर, जो ये कोट किया गया कोटेशन था, ये मेरा घर से लिया गया था। जीने की कला, ये सभी जितना बताइए ये सभी क्या है? काव्य संग्रह है, जीने की कला। अगला है ये इनका गद्य खंड, जो गद्य संकलन इन्होंने किया है। देशकाल, रोजनामचा, रोजनामचा, काव्य और अर्थबोध, काव्य और अर्थबोध, मुक्तिबोध की कविताएं, गजानन माधव मुक्तिबोध जो है उनकी कविताओं का जो इन्होंने इस पर गद्य लिखे हैं। गद्य मतलब उसकी समीक्षा के रूप में गद्य इन्होंने लिखा है। हिंदी के अनेक कोशों के निर्माण में महत्वपूर्ण जो शब्दकोश होते उसके निर्माण में इनकी जो है भूमिका जो है वो सराहनीय है। इनको सम्मान से जो सम्मानित किया गया, साहित्य अकादमी सम्मान, सलाका सम्मान और देखिए गलत लिखा यहाँ पे, इसको सही कर लीजिए, महात्मा गांधी पुरस्कार, उत्तर प्रदेश द्वारा दिया जाने वाला सम्मान महात्मा गांधी पुरस्कार, पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार, सलाका सम्मान और महात्मा गांधी पुरस्कार। और इनके विषय में साहित्यिक जो विशेषता होती है उनके विषय में दिया हुआ है। हिंदी साहित्यकार जो त्रिलोचन जी हैं वो प्रगतिशील दौर के, आधुनिक दौर के जो प्रगतिशील गद्यकारों में इनकी जो है गणना होती है। हिंदी साहित्य के त्रिलोचन जो प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि के रूप में प्रतिष्ठित है या प्रगतिशील दौर के या कवि के रूप में जाने जाते हैं। रागात्मक संयम, रागात्मक प्रेमपूर्ण संयम के साथ साथ लयात्मकता, एक अनुशासन भी है और अनुशासन के साथ एक लय, किस प्रकार एक फ्लो होना चाहिए कविता में, इसका भी इन्होंने अच्छे से अच्छा खासा ध्यान रखा है। अनुशासन के कवि होने के साथ साथ बहुभाषा विज्ञ, बहु माने बहुत सी, भाषा मतलब जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेजेस, तो विद मतलब जानकार, बहुत सी भाषाओं के जानकार, शास्त्री भी हैं। तो इनको बहुत सी भाषाओं के ये बहुभाषी हैं, बहुभाषा जानने वाले हैं, तो इसलिए इनको शास्त्री का जो उपाधि से सम्मानित किया गया। इसलिए इनके नाम के साथ शास्त्री भी जुड़ गया है, त्रिलोचन शास्त्री या वासुदेव सिंह शास्त्री, इस नाम से इनको जाना जाता है। त्रिलोचन जी जीवन में निहित मंद लय के कवि हैं, जीवन में मंद लय के कवि, मतलब बहुत ज़्यादा जो रचना है उनकी रचना के माध्यम या उनका जो स्वतः का जो व्यक्तित्व है वो बहुत ज़्यादा जो है उहापोह वाली स्थिति नहीं रहती, मंद गति से,
मतलब आराम से सहज रूप से अपनी बात को लोगों को समझाना है, चाहे वो गद्य के रूप में हो चाहे वो काव्य के रूप में। ये नहीं कि हम भारी भरकम अपने पांडित्य का बोझ से पाठक वर्ग को दबा दें, ये दिखाएं कि हम कितने पांडित्य हैं, कितना हमारे अंदर विद्वत्ता भरी है और अगले के समझ में आए या ना इससे हमारा कोई सरोकार नहीं। तो ये शास्त्री है, कई भाषाओं की ज्ञाता है, फिर भी अपनी विद्वत्ता जो है अपनी रचनाओं पर इसका असर उन्होंने पढ़ने नहीं दिया है। प्रबल आवेग व त्वरा की अपेक्षा उन्हें काफ़ी कुछ स्थिर है। इनकी भाषा छायावादी रोमानियत से मुक्त है। जिस प्रकार छायावाद में लाक्षणिकता का गुण होते हैं, तरह तरह का जो है जो छायावाद की जो विशेषता होती है वो विशेषताओं से इनकी जो कविता है वो मुक्त है। प्रगतिशील दौर के कवि हैं और तथा उसका ठाठ ठेठ गांव की जमीन से जुड़ा है। मतलब जो रचना उनकी है, उनकी रचना को देख करके आप जान सकते हैं कि इनका जो संबंध है वो गाँव से काफ़ी रहा है। तो जिसकी वजह से उनकी रचना में स्पष्ट रूप से छाप उसकी देखने को मिलती है। जब आप पढ़ेंगे चंपा काले काले अक्षर नहीं छींटती, तो ग्राम्य जीवन की क्या क्या चीज़ें होती हैं, ग्राम्य जीवन की विशेषता क्या होती है, ग्राम्य जीवन में क्या सोच होती है, उसको एक दृश्य को लेकर के, एक विषय को लेकर के इसमें बनाए गए अपेक्षा बात तो शुरू होती है एक विषय पर, लेकिन एक विषय के साथ साथ कई अनगिनत विषय इसमें शामिल धीरे धीरे करके शामिल होते चले जाते हैं। तो जो पृष्ठभूमि होती है वो ग्राम्य जीवन से उठा करके इन्होंने लिखी है। तो ठेठ मतलब पूर्ण रूप से जो ग्रामीण अंचल के शब्दों का, ग्रामीण अंचल के विषयों को उन्होंने अपनी कविता में स्थान दिया है। त्रिलोचन हिंदी में सोनेट, इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा सोनेट मतलब 14 पंक्तियों की जो कविता होती है, इंग्लिश में उसको सोनेट बोलते हैं। तो त्रिलोचन जी को जो हिंदी में सोनेट, अंग्रेजी छंद को स्थापित करने वाले कवि के रूप में जाने जाते हैं। मतलब कि जो अंग्रेजी में कहा जाता है कि सोनेट के रचनाकार हैं, तो राइटर हैं, तो इनको जो हिंदी में सोनेट लिखने का श्रेय जो इनको दिया जाता है कि यह हिंदी में सोनेट लिखते हैं, 14 पंक्ति की कविता लिखते हैं। त्रिलोचन जी की अब शैली की बात आ जाए कि साहित्यिक विशेषताओं के साथ साथ व्यक्तित्व की विशेषताओं के साथ साथ जो इनकी जो बोलचाल की भाषा है वो बड़ी ही सरल, पहले बताया ना कि इसमें बहुत ही मंद गति से, आराम से, बड़ी सहजता के साथ अपनी बात को लोगों के सामने कहते हैं। त्रिलोचन जी का कवि बोलचाल की भाषा को चुटीला और नाटकीय बनाकर कविताओं को नया आयाम देता है, नया जो रूप प्रदान करता है। त्रिलोचन जी की जो कविता है बड़े ही सरल रूप में, बहुत ही अच्छे, दूसरे एक डिफरेंट अंदाज में, एक अलग अंदाज में, बड़े ही चुटीले अंदाज से वह अपनी बात को लोगों के सामने रखते हैं और उसका इम्पैक्ट, उसका जो असर होता है वो लोगों के ऊपर बहुत ही अच्छा पड़ता है। कविता की प्रस्तुति का अंदाज कुछ ऐसा है कि वस्तु और रूप की प्रस्तुति का भेद नहीं रहता। उनका कवि इन दोनों के बीच फांक की गुंजाइश नहीं छोड़ता। तो इनकी जो कविता है, कविता को प्रस्तुत करने, जो कविता का जो विषय है और प्रस्तुत करने का जो अंदाज है, अंदाज़े बयां है, वो इतना अच्छा होता है कि लोग जो है वो अंतर ही नहीं कर पाते कि कविता क्या है, और मतलब कि जैसी कविता उसी के अनुरूप उसका अभिनय, जैसी कविता उसी के अनुरूप उसका प्रस्तुतिकरण, यह त्रिलोचन जी की जो है वो विशेषता है। तो हमें इनके द्वारा रचित जो धरती संग्रह से ली गई कविता है, धरती संग्रह में संकलित कविता है चंपा काले काले अक्षर नहीं छीनती, उसके विषय में हमको पढ़ना है। तो हम थोड़ा सा उसके पाठ संक्षेप से उस कविता के विषय में पढ़ते हैं कि क्या है चंपा काले, चंपा कौन है और क्या है काले काले अक्षर नहीं छीनती। चंपा काले काले अक्षर नहीं छीनती नामक कविता धरती संग्रह में संकलित है। यह कविता धरती संग्रह में संकलित है, जो चंपा काले काले अक्षर नहीं छीनती, इसके रचनाकार त्रिलोचन जी हैं। यह पलायन के लोक अनुभवों का मार्मिकता से अभिव्यक्त करती है। आप गांव में देखते होंगे, अक्सर गांव में ऐसे देखने में मिलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लड़के होते हैं वो कमाने के लिए, व्यवसाय के लिए वो छोड़ करके अपना गांव, अपना जो शहर छोड़ करके विदेश में या किसी और जगहों पर जा करके पलायन करते हैं। तो रोजी रोजगार के लिए, उसके लिए वो पलायन करना ही पड़ता है। तो उसके पीछे उनके परिवारजन कितना कष्ट, कितना अभाव में जीवन जीते हैं, उसके विषय में बताया गया है।
कविता में अक्षरों के लिए काले काले विशेषण का प्रयोग किया गया है, जो एक शिक्षा व्यवस्था के अंतर विरोधों को उजागर करती है। कि जो पात्र है, प्रमुख पात्र चंपा, उसके लिए जो अक्षर है वो काले काले, काला अक्षर भैंस बराबर जैसा है, एकदम काले काले मोटे मोटे अक्षर जो है उसके लिए बस वही है, उसके लिए और कुछ नहीं। तो समाज में जहाँ स्वतंत्रता के बाद इतना शिक्षा और शिक्षक इस चीज़ को कितना बढ़ावा दिया जा रहा है, फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो शिक्षा जो उनका मूल अधिकार है उससे बहुत वंचित रह जाते हैं। इसके विषय में जो है वो बताया गया है। दूसरी ओर एक दारुण यथार्थ से भी परिचय करा है। दारुण मतलब दुखपूर्ण, बड़ा ही भयंकर और बड़ा ही दुखपूर्ण विषय बताया गया है कि आर्थिक मजबूरी के चलते घर टूटते हैं। किस प्रकार पैसे की, व्यवसाय की, पैसे की कमी के कारण को लोगों को घर छोड़कर के बाहर जाना पड़ता है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती, और आपस में किस प्रकार पैसे की आर्थिक तंगी के कारण अच्छे अच्छे परिवारों में किस प्रकार क्लेश होता है, इन सब विषय में बताया गया है। काव्य की जो नायिका है, जो मुख्य पात्र है, प्रमुख पात्र चंपा, अनजाने में ही उस शोषक व्यवस्था के प्रतिपक्ष में खड़ी हो जाती है। जो इस कहानी की, जो कविता की जो नायिका है चंपा, वह कुछ सोच समझ के ऐसा नहीं करती, लेकिन जो वह मूल व्यवस्था है, जो शिक्षा व्यवस्था है या समाज की जो व्यवस्था है, वो उसके विरोध में कि जो अभी तक चल रही परंपरा है, उस परंपरा के विपक्ष में खड़ी होकर के एक प्रमुख पात्र के रूप में उभर करके आती है, और जो व्यवस्था है उस व्यवस्था का विरोध करती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो मैं उसका विरोध करती हूँ। अनजाने में, सोच समझ के नहीं। ऐसा सोचिए नहीं कि मैं बहुत बड़ा काम कर रही हूँ, मैं समाज सुधारने का काम कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो जहाँ भविष्य को लेकर के उसके मन में आशंका, खतरा है कि भविष्य उसका क्या होगा, भविष्य में उसके जीवन में क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, वो कविता पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस विषय में बात हो रही है। वो कहती है कलकत्ते पर बजर गिरेगी, उसका पति कलकत्ता जाएगा तो कलकत्ते पर वज्र गिर जाए। तो उसकी जो भोली मानसिकता है, भोली सी सोच है, नन्ही सी जो लड़की है, उस लड़की की जो सोच है उसके विषय में बताया गया है। कलकत्ते पर वज्र गिरने की कामना जीवन के खुरदुरे यथार्थ के प्रति चंपा के संघर्ष और जीवन को प्रकट करता है कि किस प्रकार जो है चंपा के मनोभाव हैं कि उसका जो प्रिय है, वो उसका प्रिय उसे छोड़ करके उससे दूर ना जाए, तो उसके हृदय में जो भावना है, अभिव्यक्ति है, उसको वो प्रस्तुत करना चाहती है कि वह उसके मन का जो एक डर छिपा हुआ है, उस डर का वो विरोध करने के लिए कहती है कि उस डर से वो जीतना चाहती है, इसलिए कहती है कि कलकत्ता पर वज्र गिरे तो उसकी जो मनोकामना है वो उसकी मनोकामना पूर्ण हो सके। तो इस प्रकार यह त्रिलोचन नामक जो राइटर थे उनका जीवन परिचय था। तो आप लोग कॉपी में इनका जो पूरा जीवन परिचय दिया हुआ है, जीवन परिचय आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इस कविता की जो व्याख्या है, उस कविता की व्याख्या हम आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।